हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज फ्रेंड्स एक अपडेटेड सेट आ चुका है। ये सेट आपका सिविल कोड प्यून का अपडेटेड सेट होने वाला है और जो री एग्ज़ाम होगा बहुत ही जल्द आप सभी को एग्ज़ाम भी होने वाला है इसका। तो इसलिए इस लेटेस्ट सेट का सारा प्रैक्टिस सेट हम लगातार डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 15/3 यानी 15 मार्च 2026 का प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइव क्लास जो आप सभी का प्रतिदिन होता है वो टाइम आप लोग नोट कर लीजिए। प्रतिदिन रात 8 बजे होता है और आज से ही हम क्या है कि इस अपडेटेड सेट का ही प्रैक्टिस सेट वहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो आपका री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तर्ज पर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो ज़रूर जुड़िए आज से ही आप सभी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। 15 मार्च 2026 के प्रथम पाली का यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग कितना सही कर पाते हैं अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए, और टोटल कितना आप लोग एग्ज़ाम में सही किए थे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का प्रश्न होगा। तो हिंदी का टोटल इसमें 35 क्वेश्चन होगा। आप लोग देखिए 35 में से आप लोगों ने एग्ज़ाम में कितना सही किया था और कौन कौन सा गलत हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। पहला सवाल है, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ शब्द क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि इससे किसी वस्तु के अनिश्चित होने का बोध कराता है। तो इस सवाल का सही आंसर ए हो जाएगा। कुछ यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा गया था, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयुक्त हुआ है, बताना है राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई आया था, कोई शब्द से भी हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे कोई शब्द किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए किया जाता है और प्रायः कोई शब्द जो है वो सजीव प्राणी के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये सजीव प्राणियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 3 में लिखा है, संदेह का विशेषण क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, संदेह का विशेषण पूछा है। तो फ्रेंड्स संदेह का संदिग्ध यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि संदेह एक संज्ञा है और यहाँ पर इससे जो विशेषण बनता है वो संदिग्ध बनता है। संदिग्ध का अर्थ होता है जिस पर कोई शक हो, डाउट हो, तो इसलिए राइट आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन 4 है, लिखा इनमें से खेल शब्द से बना विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो खेल शब्द से बना होता है यहाँ पर विशेषण खिलाड़ी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 5 था और 5 में लिखा था, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि देशज वैसे शब्द को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति किसी स्थानीय बोली या क्षेत्रीय प्रभाव से होती है, जैसे लोटा। लोटा जो होता है वो फ्रेंड्स से देशज शब्द होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा पगड़ी शब्द भी पूछा जाता है, पगड़ी शब्द भी देशज शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लिखा है निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। तो फ्रेंड्स यौगिक शब्द होता क्या है ये जान लेते हैं। तो यौगिक वैसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम विद्यालय कहेंगे तो विद्यालय को हम क्या लिखते हैं, विद्या जोड़ आलय, यानी कि दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए इसे हम यौगिक शब्द के नाम से जानेंगे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे हिंदी में जो संधि और समास के द्वारा जो भी बने शब्द होते हैं प्रायः वो यौगिक शब्द ही होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक में जो सवाल बताना है, कहा गया निम्नलिखित में से शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो 7 नंबर सवाल है,
जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे अतीन्द्रिय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रजीत किसे कहते हैं। तो इंद्रजीत के बारे में याद रखिएगा कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो या अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 8 है और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो सामान्य नियम होती है उसके विरुद्ध जो बात होता है उसे अपवाद के नाम से जानते हैं। राइट आंसर इस सवाल का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर लिखा जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ इसका राइट आंसर होगा और इसी का अपोजिट जो है वो सुलभ होगा, क्योंकि सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त होता है उसे सुलभ कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 10 है। लिखा गया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे हम अवर्णनीय के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऑप्शन में देखिए कथनीय शब्द है, तो याद रखेंगे कथनीय का होता है जो कहने योग्य होता है उसे कथनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पूछा था नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है, ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होता है नेता, तो नेता इसका पुल्लिंग रूप है। आंसर ए होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल 12 में पूछा था। लिखा है ने किस कारक की विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स हम कई बार डिस्कस भी किए हैं कि ने जो होता है वो कर्ता कारक की विभक्ति है। आंसर इसका सी होगा। साथ ही साथ ऑप्शन ए में संबंध है, तो संबंध कारक की विभक्ति का के की होता है, ये भी नोट करेंगे। आपादान कारक की विभक्ति से होता है और कर्म कारक की विभक्ति को होता है, ठीक है। सही आंसर सी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में था मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो हम बताए थे कि अगर किसी के लिए कुछ किया जाए कुछ दिया जाए तो इस सेंस में इस कंडीशन में संप्रदान कारक प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति होता है को के लिए होता है इसकी विभक्ति। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल यहाँ पर फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। लिखा है 14 और 15 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, क्या होगा। अब देखिए रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन 14 नंबर में था ताजमहल का अद्भुत नमूना है, तो 14 नंबर सवाल में क्या भरना होगा। याद रखेंगे कि जो स्मारक होते हैं जो भवन होते हैं उसके निर्माण की जो कला शैलियाँ होती है उसे स्थापत्य कला कहा जाता है। तो चूँकि ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक है तो इसलिए स्थापत्य कला लिखना होगा कि ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। क्वेश्चन 15 था। लिखा मोहन ने से देशभक्ति का संकल्प लिया, तो कौन सा ऑप्शन इस डैश में भरना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी भरना होगा। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया, ठीक है। अब 16 और 17 नंबर सवाल है। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीर्घायु किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स दीर्घायु लिखना जो है ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है, क्योंकि दीर्घायु का अगर आप यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है दीर्घ प्लस आयु। क्या होता है दीर्घ प्लस आयु, तो कभी इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 17 में पूछा है कि अध्ययन किस ऑप्शन में लिखना सही है। तो अध्ययन लिखना हमारा ऑप्शन सी में सही होगा। और अध्ययन का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, अध्ययन का संधि विच्छेद अधि जोड़ अयन होता है। करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 18 और 19 नंबर सवाल में था निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद बताना है। 18 में लिखा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए महाजोड़ उत्सव क्या होता है, महाजोड़ उत्सव होता है। और महोत्सव जो होता है ये गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का, तो याद रखेंगे गुण संधि का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है गुण संधि में कि अगर आ के बाद क्या आता है ऊ आता है, तो ये जो आपका मात्रा है ये किस में बदल जाता है, तो ओ में बदल जाता है।
तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 19 है, लिखा अत्यधिक का संधि विच्छेद करिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स अत्यधिक होता है अति जोड़ अधिक, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, अति जोड़ अधिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। और ये किस संधि के उदाहरण हैं, तो याद रखेंगे अत्यधिक यन संधि के उदाहरण हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 20 और 21 में। लिखा निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त समास बताइए क्या है। क्वेश्चन 20 में था मृग नयन, तो मृग नयन में समास पूछा है। मृग नयन का अगर विग्रह किया जाए तो होता है मृग के समान नयन। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होता है, मृग के यानी हिरण के समान जो नयन है, आँख है, तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेष्य और विशेषण का बोध हो रहा है, इसलिए कर्मधारय समास इसका राइट आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 21 में है। लिखा है नीलांबर में कौन सा समास होगा। तो नीलांबर होता है नीला है जो अंबर। यहाँ पर भी एक पद विशेष है तो दूसरा पद विशेषण है, तो इस कंडीशन में कर्मधारय समास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हालांकि एक चीज़ और नोट करने वाली बात होगी इसमें, अगर नीलांबर का विग्रह इस प्रकार से है कि नीला अंबर है जिसका, अगर इस तरह से हो कि नीला अंबर है जिसका, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी करना हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में फिर बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो 100% कर्मधारय राइट होगा। चलिए अगला 22 है। लिखा निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द का चयन करिए, कौन सा सही है। क्वेश्चन है अस्त का विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स सूर्य जो डूबता है तो उसे हम अस्त कहते हैं, तो इसका अपोजिट होगा कि सूर्य जब उगता है तो उगने को उदय कहते हैं। सही आंसर बी है। इसके बाद अगला सवाल 23 में है, कृत्रिम का विलोम शब्द पूछा है क्या होगा। तो फ्रेंड्स कृत्रिम का होता प्राकृत, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर सवाल में निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो पूछा गया माँ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो माँ का होता है फ्रेंड्स प्रसू, साथ ही साथ और इसमें याद रखेंगे माँ का पर्यायवाची शब्द प्रसू के अलावा होता है धात्री, याद रखेंगे धात्री, नोट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैया होता है, मैया भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ नोट कर सकते हैं जननी होता है, क्या होता है, जननी। तो ये होता है माँ का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट 25 सवाल में है किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स किरण का होता है मारीची, क्या होता है, राइट आंसर सी होता है मारीची। किरण का और याद रख सकते हैं तो किरण का होता है अंशु, अंशु के अलावा रश्मि, रश्मि भी इसका पर्यायवाची होता है, दीप्ति होता है, दीप्ति याद रख सकते हैं। साथ ही साथ प्रभा हो गया, प्रभा, भानु, तो ये सभी जो होते हैं किसके पर्यायवाची, तो किरण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल हमारा यहाँ पर 26 और 27 के लिए क्या बताना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करिए। तो चलिए 26 में संकल्प लिखा है और इसमें उपसर्ग पूछा है। अगर आप इसे तोड़ के लिखेंगे तो लिखना होगा सम जोड़ कल्प, क्या होता है, सम जोड़ कल्प होता है। तो जो मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं उसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा, सम यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। चलिए अगला सवाल 27 में लिखा है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे भी तोड़ के लिखना होगा। अभ्यागत को तोड़ेंगे तो लिखना होगा अभी जोड़ आगत, क्या लिखना होगा, अभी जोड़ आगत लिखना होगा। तो अभी शब्द इसमें उपसर्ग की श्रेणी में आएगा। सही आंसर सी है। नेक्स्ट 28 और 29 के लिए कहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन करिए। जैसे 28 में आंशिक लिखा है, तो आंशिक का अगर तोड़ के लिखें तो क्या लिखेंगे, तो इसे लिखना होगा अंश और प्लस में इक। तो प्रत्यय होता है जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो इक शब्द यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी है। और इसके बाद 29 में लिखा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अंतिम को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो लिखना होगा अंत जोड़ इम, क्या लिखना होगा, अंत जोड़ इम। तो यहाँ पर इम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला सवाल 30 और 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया है, कहा है निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों के लिए अर्थ विकल्प में से चुनिए।
क्वेश्चन है एक आँख ना भाना, इसका अर्थ क्या है? एक आँख ना भाना इसका मतलब होता है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। वहीं ऑप्शन ए की अगर बात करें उपेक्षा करना का क्या होगा, तो उपेक्षा करने का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना। किसी को क्या करना, तो नज़रअंदाज करना इसका अर्थ होता है। जबकि बी ऑप्शन में विरक्त होना लिखा है, तो याद रखेंगे विरक्त होने का मतलब है किसी चीज़ से मोह भंग होना। किसी चीज़ से मोह भंग होना क्या होता है, विरक्त होना। और इसके बाद लिखा है ऑप्शन सी में तटस्थ होना, तो तटस्थ होने का मतलब है निष्पक्ष रहना। क्या होता है, तो निष्पक्ष रहना होता है। सही आंसर इसका डी था। आइए अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है दिल पसीजना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिल पसीजने का मतलब है दया आना। क्या होता है, दया आना। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। लिखा प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से कौन सा शब्द होगा? तो चूंकि प्रयागराज एक खास शहर का नाम है, एक खास जगह का नाम है, तो जहाँ पर खास या पार्टिकुलर प्लेस का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 33 है। लिखा इनमें से भाववाचक संज्ञा की पहचान करिए। तो फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा होता क्या है, तो जिससे किसी व्यक्ति की दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अमीरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये एक अवस्था का नाम है। अमीरी क्या है, एक अवस्था का नाम है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। और अगला सवाल 34 और 35 के लिए करना है। लिखा निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध शब्द वाले विकल्प का चयन करिए। 34 में लिखा था अपराधी और निपराधी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं। तो फ्रेंड्स गलती यहाँ पर है, अपराधी तो सही है लेकिन निपराधी शब्द लिखना यहाँ पर गलत है। निपराधी के स्थान पर होना चाहिए था निरपराध। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, तो निरपराध शब्द का यूज किया जाना चाहिए था, तब ये सही माना जाता कि अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। और अगला सवाल यहाँ पर 35 है। लिखा यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, कोई त्रुटि नहीं। इसमें ध्यान देना था, आजन्म का मतलब होता है जन्म भर या जन्म पर्यंत ही होता है। जन्म भर या फिर जन्म पर्यंत इसका अर्थ ही होता है, तो इसके साथ पर्यंत लगाना अनावश्यक था, तो आजन्म के साथ पर्यंत लगाना अनावश्यक माना जाएगा। पर्यंत यहाँ से हटाना होगा, सिर्फ आजन्म रखना होगा। तो 35 का आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी के सिविल कोर्ट प्यून के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हमने डिस्कस किया है। देखिए 35 में से आप लोगों ने कितना सही किया आज के सेट में, और एग्ज़ाम में कितना आपने सही किया था, कौन कौन सा गलत हुआ था ये भी कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश और मैथ का भी वीडियो अगर आप सभी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एस लिख करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम इंग्लिश और मैथ का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि अच्छे से आप रिवीजन कर सकें, तैयारी कर सकें। साथ ही साथ इसका PDF आप सभी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और पहली बार जुड़े हैं तो लाइव क्लास रात 8 बजे होती है, वहाँ पर ज़रूर जुड़िए। इसका हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। इस लेटेस्ट जो सेट निकला है इसका टेस्ट सीरीज जो आएगा वो रात 8 बजे हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर जुड़िए। ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था आप सभी सिविल कोर्ट प्यून का, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।